हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो इस चैप्टर में से आपके लिए ज़रूरी होने वाली है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड कंप्लीट चैप्टर को हम इसी वीडियो के अंदर बच्चों 10 से 15 मिनट के अंदर हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड सब कुछ चीज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। यानी कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट, क्या नेट प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारे रेशोज हैं, उन सब वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हमको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से इवैल्यूएट करना होता है, एनालाइज करना होता है कि पिछले साल से हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्यों हमको करना होता है? क्योंकि हमको डिसीजन मेकिंग करना होता है, हमको हमारे मैनेजमेंट को अच्छा करना होता है, हमको एक अच्छे स्टैंडर्ड से प्लानिंग करनी होती है। इसलिए हम एनालाइज करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का जो प्रोसेस है एंड जो मेथड एंड टूल्स हैं वो सिर्फ देखकर एनालाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है ना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे तो बेस्ड होता है लेकिन इंट्यूशन पर बेस्ड नहीं होता है। इसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स भी यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों, हम सबसे पहले कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, इसको भी हम 2 वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में लास्ट ईयर्स के जो हमारे डेटा हैं उनको भी हम साथ में लेकर एनालाइज करते हैं। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अपने कॉपी में लिख लो। सेकंड है रेशो एनालिसिस। बच्चों, ये भी आपका चैप्टर है, रेशो एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, हम इसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और थर्ड होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। बच्चों, ये 3 चीज आपकी होने वाली है एंड ये टूल्स हैं जिससे हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया कि एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना, हमारे मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए, हमारे अच्छे स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने में कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, ये सारे इसके इंपॉर्टेंस आ जाते हैं एंड इसके यूजफुलनेस आ जाती है। तो बच्चों, जल्दी से हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं एंड क्या उनकी लिमिटेशंस होने वाली हैं। बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, वो करना क्या चाहता है, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम एनालाइज करते हैं। हमको पता तो होना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है डिसीजन मेकिंग। अब बच्चों, अगर हमको ये नहीं पता चलेगा कि पिछले साल हमने क्या माल खरीदा था, कितना परचेज किया था, कितना सेल किया था, उसका रेशो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का क्या रेशो है, कैसे वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है, अगर हमको ये सारी चीजें पता नहीं चलेगी, और पता कैसे लगेगी, हमको एनालिसिस से पता लगेगी। अगर हमको पता नहीं लगेगी तो हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि अगले साल हमको कितना परचेज करना है, कितना इन्वेंट्री बना के रखनी है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसेसिंग द परफॉर्मेंस। अगर बच्चों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है ना, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, ठीक है ना, एसेट्स पर कितना, है ना, वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कितना इंटरेस्ट वो कवर कर पा रही है अपने नेट प्रॉफिट से, अगर हम ये पता ही नहीं लगाएंगे, अगर हम एनालाइज ही नहीं करेंगे तो कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस हमको कैसे पता चलेगी। परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी तो हम
कैसे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, हम हमारी कंपनी को कैसे ग्रो कर पाएंगे अगर हमको हमारी परफॉर्मेंस ही पता नहीं होगी। तो फोर्थ है बच्चों लीगल रिक्वायरमेंट। क्या होता है कि कभी कभार गलत तरीके से परचेज किया, उसने जीएसटी पेमेंट नहीं करी, ठीक है ना, जीएसटी आउटपुट इनपुट ये शो नहीं करा है, टैक्स भरा नहीं है, टैक्स शो नहीं करा है, ठीक है ना, ज्यादा टैक्स रिफंड ले लिया है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी हमको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कल को कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर, कोई भी जीएसटी ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हम पर उंगली ना उठा सके। ठीक है बच्चों। फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बच्चों हमको पता है कि जो कंपनी है वो एनवायरमेंट में है, ठीक है ना, वो सोसाइटी का एक पार्ट है, ठीक है। तो सोसाइटी के लिए हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है ना। हम कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो ना लोगों को पता होना चाहिए। एंड जब लोगों को पता होगा, कैसे पता होगा, जब हम उसको एनालाइज करेंगे, हम खुद उसको है ना एनालाइज करेंगे, तभी तो हम दूसरों को ये बात बता सकेंगे। और बच्चों ट्रांसपेरेंसी के लिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, कंपनी की क्या कर्तव्य हमारे लिए हैं। तो ये सब चीज़ हमको कहाँ से पता चलेगी, हमको एनालिसिस से पता चलेगी। सिक्स्थ है बच्चों बेंचमार्किंग। हमको पता चल गया कि जब हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं हमारी इन्वेंट्री के अंदर, तब हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यानी कि अब हमने एक बेंचमार्क बना लिया है कि हर साल हम 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अब हमने एक बेंचमार्क बना लिया है कि हमको मिनिमम टू मिनिमम 15% ग्रॉस प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। एंड जो हमारा एबिटा होने वाला है वो 5% तो होने वाला है। तो हम बेंचमार्क कब कर सकते हैं, जब हम एनालाइज करेंगे, जब हम रेशोज निकालेंगे, जब हम कैश फ्लो निकालेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि कितना होना चाहिए और कितना हमको इंप्रूव करना है। ठीक है बच्चों। बेंचमार्किंग के लिए एंड कंपैरिजन के लिए पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट था 15%, इस साल हो गया 20%। अब कंपेयर कैसे करोगे, जब ये रेशो निकालोगे, ये रेशो निकालोगे, तो ये रेशो कैसे निकालोगे, एनालिसिस से ही आप रेशो निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। सेवंथ है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। बच्चों हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कंपनी को उन एनालिसिस को स्टोर भी करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एनालिसिस है वो आगे वाली स्टडीज के लिए बेस बन जाते हैं। ठीक है। आपको ये पता होगा कि जो हमने कंट्रोलिंग में पढ़ा था कि जो हमने आज कंट्रोल किया है वो बेस बनता है प्लानिंग के लिए। यानी कि जो आज आपने रिकॉर्ड किया है, जो आज आपने एनालाइज किया है, वो फर्दर प्लानिंग में आपको मदद करेगा, कंपैरिजन में मदद करेगा। 8th है बच्चों मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, कितनी अच्छी स्टाफिंग हो रही है, लोग ओवर स्टाफ तो नहीं है, अंडर स्टाफ तो नहीं है। ओवर स्टाफ अंडर स्टाफ से क्या होता है बच्चों, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। ठीक है। अगर अंडर स्टाफ है तो लोग बाग काम नहीं कर पाएंगे, पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। और ओवर स्टाफ है तो क्या होगा, र्यूमर्स फैलेंगे, है ना, क्लैशेस होंगे, एटीट्यूड क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, ठीक है ना, बैठने की जगह अच्छी नहीं होगी, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, है ना, लोगों के ऊपर काम का कोई है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उससे क्या होगा, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस हमको पता चलती है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए एनालाइज करते हैं कि जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है, यानी कि मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने अच्छे स्टैंडर्ड्स बना रहा है, उसको चेक करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। अब बच्चों ये तो सारी हो गई अच्छी बात, ये तो हो गए सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं बच्चों? लिमिटेशन ये है कि जो कभी कभार अकाउंटेंट्स होते हैं, एनालिस्ट्स होते हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, सही इंफॉर्मेशन को छुपा लेते हैं। सेकंड है अलग अलग मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट अकाउंटेंट्स, डिफरेंट सीएस अपने मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। कोई डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगा रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहा है। ठीक है बच्चों। थर्ड है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वो पहले का रिकॉर्ड बन जाता है। एनालिसिस हम किसको करते हैं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है हम उस पर एनालिसिस करते हैं। इस टाइप के एनालिसिस में हम क्या सोच रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जो हो चुका है उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। फोर्थ है बच्चों ये एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है। हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गुडविल, ये सब क्या करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है। हम एस्टिमेट करते हैं कुछ चीज़ों को, तो उस वजह से भी जो एनालिसिस है वो ऊपर नीचे हो जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटीज़, आपकी लीडर्स की क्वालिटी, आपके लोगों की क्वालिटी, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। एंड इन्फ्लेशन यहाँ पे एडजस्ट नहीं होती है। ठीक है बच्चों। पिछले साल हो सकता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट 20% हो, लेकिन इस साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है 25% हो, लेकिन इन्फ्लेशन हो सकता है कि 7% से 15% तक बढ़ जाए।
ठीक है। तो जो 25% है वो इक्विवेलेंट टू 20% ही रह जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फिगर्स हमको दिखा रहे हैं बढ़ता हुआ, डज नॉट मीन कि वो बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी कि ये एनालिसिस वो लोग करते हैं जो कंपनी के, जो फर्म के बाहर हैं। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, रिसर्च एनालिसिस्ट हैं, ठीक है ना, हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। वो लोग कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर रेशोज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनालाइज करेंगे, पास्ट रिकॉर्ड्स को देखेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। तो वो क्या आ जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी कि बाहर के लोगों के द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। सेकंड है इंटरनल एनालिसिस, यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा, ओनर्स के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है कि मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है ना, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, डिफरेंट, है ना। यहाँ पे एनालिसिस के वेरिएबल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, कि हमको क्या, कौन से फंक्शन को किस तरीके से हमको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पे कंपनी के जो अंदर के लोग हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं एंड वो अपने डेटा को इशू कर रहे हैं। जब आप प्रोस्पेक्टस देखते हैं किसी भी कंपनी का, उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल एनालिसिस होता है कि जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो कैश फ्लो बनाते हैं, वो रेशियो एनालिसिस करते हैं, वही खुद कॉमन साइज स्टेटमेंट्स लोगों को पेश करते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड है हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, जिसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम एक फर्म को लेते हैं, एंड उसमें जैसे मुझे बताओ ये फर्म है, तो हम अब चेक करेंगे कि 2022-23 में वो कैसी थी, 23-24 में कैसी थी, 24-25 में कैसी थी, और 25 और 26 में वो कैसी थी। यानी कि हम एक ही फर्म को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस या फिर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है बच्चों। फोर्थ आ जाता है वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक ही साल का डेटा लेते हैं, एक ही साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, जो भी इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, बैलेंस शीट, हम एक ही साल की लेते हैं, और उस एक साल की बैलेंस शीट के अंदर हम रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ उस एक ही साल की बैलेंस शीट के अंदर हम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल एनालिसिस हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप याद रखना। फिफ्थ है इंट्राफर्म, यानी कि इस फर्म के अंदर ही एनालिसिस करना। ठीक है ना, यानी कि क्या कर रहे हैं, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, इसको आप बोल सकते हो कि ये भी टाइम सीरीज एनालिसिस है, क्योंकि हम एक ही फर्म के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एनालाइज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी में रेशियोज लगा रहे हैं, उसमें ही कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों। सिक्स्थ है इंटरफर्म, यानी एक फर्म एंड दूसरे फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एक फर्म का दूसरी फर्म से एनालिसिस करना बोलते हैं इंटर फर्म एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, क्रॉस फंक्शनल एनालिसिस, इसको आप हमेशा याद रखना। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमने पूरी तरीके से कर लिया है। मैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों करते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं और क्या टाइप्स हो सकते हैं। बच्चों आपकी बुक में 3 से 4 पेजेस का बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है, जरूर इसको पढ़ के जाना। कभी कभार कुछ थ्योरी आ जाएगी या फिर कुछ एमसीक्यूज में आपका जो वाइवा होगा उसमें भी ये चैप्टर पूछ ले जाता है। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ इस वीडियो में से सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कॉमेंट करे बिना नहीं जाना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।